वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और अब बारी है आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी लीगल प्रॉब्लम्स को सुलझाने की। और इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लीगल एक्सपर्ट विनय सिंह। विनय जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। आइए विनय जी के साथ आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। लेते हैं अपने पहले कॉलर जो कि हैं शमशेर जी, बेंगलुरु से कॉल किया है। शमशेर, पूछिए अपना सवाल। सर, नवंबर 2012 में मैंने एक 2 BHK अपार्टमेंट बुक किया है जी, और बिल्डर का ये पहला प्रोजेक्ट है बेंगलुरु में, और वो क्रेडाई के मेंबर भी नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एग्रीमेंट करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और वैसे बिल्डर ने मुझे सारी लीगल डॉक्यूमेंट्स के जेरॉक्स मुझे दिए हैं, तो और क्या ध्यान रखना चाहिए इसकी? उसमें आप और क्या समझ लें, क्या जान लें? पहला ही प्रोजेक्ट है और आपने कहा क्रेडाई के मेंबर भी नहीं है, यहाँ पर क्या सलाह होगी इनके लिए विनय जी? शमशेर जी, क्रेडाई का मेंबर होने का ये मतलब नहीं है कि बिल्डर अच्छा है या बुरा है। रिवर्स भी ट्रू है, अगर वो नहीं है मेंबर तो भी आपको अच्छे बिल्डर मिलेंगे। तो ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप बिल्डर की रेपुटेशन चेक करें। जहाँ तक हो सकता है, आप कह रहे हैं उनका पहला प्रोजेक्ट है, लेकिन कुछ आप इंफॉर्मेशन जरूर निकाल सकते हैं उनकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। अगर कुछ उन्होंने और प्रोजेक्ट्स किए, मे बी एज कॉन्ट्रैक्टर के, उनका क्या रेपुटेशन वगैरह है, ये आप जरा जांच लें। दूसरी बात ये है कि आपके जो भी पेपर्स है ये आप जरा एक्सपर्ट को दिखाएं, एक आर्किटेक्ट को, एक वकील को। तो आपका जो टाइटल है उस जगह का, आपके जो प्लान्स वगैरह हैं, ये सब क्लियर हो जाने चाहिए कि ये प्रॉपर है। इसमें थोड़ा सा आपका खर्चा होगा, लेकिन मैं समझता हूँ इतने बड़े डिसीजन में उसे आपको देखना नहीं चाहिए, ये जरूर आप करवा लीजिए। और एक बार आप सेटिस्फाई हो गए सब चीज के बारे में तो फिर आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं इस चीज में। आगे बढ़ेंगे, अगले कॉलर है हमारे पास नोएडा से दीपक गुप्ता जी। दीपक, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ जी। सर, फ्रेंड के साथ गुड़गांव में कमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो उसमें हमने जो एग्रीमेंट करवाया हुआ है उसमें सब कुछ फ्रेंड के नाम पर है जी। तो अगर हम एग्रीमेंट चेंज करवाते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट देनी पड़ेगी, जो काफी लार्ज अमाउंट हो जाती है। इस चीज को कैसे हैंडल किया जाएगा? जी, अच्छा सवाल है ये आपका। अब सब कुछ दोस्त के नाम पर है और चाह रहे हैं कि अगर फिर से रजिस्ट्री कराएंगे या नाम बदलवाएंगे तो जो खर्चा होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो अब जो दुविधा है, जो परेशानी है, वो कैसे दूर होगी? दीपक जी, आपके लिए सबसे चीपेस्ट और बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आपका जो दोस्त है वो 50% शेयर जो प्रॉपर्टी में है आपके नाम गिफ्ट कर देवे या आपको ट्रांसफर कर देवे। तो स्टैम्प ड्यूटी के हिसाब से अगर हम देखें तो ये सबसे सस्ता सौदा है, क्योंकि और कुछ आप करने जाएंगे तो स्टैम्प ड्यूटी आपको महंगी पड़ेगी। लेकिन इसमें एक इनकम टैक्स इम्प्लीकेशन आ जाती है कि अगर वो आपको गिफ्ट देते हैं और उसका वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो आपके हाथ में वो इनकम बन जाती है। तो ये चीज को आप टैक्स पोजीशन, इनकम टैक्स को ध्यान में रखें, आप स्टैम्प ड्यूटी को ध्यान में रखें और आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए। तीसरी ऑप्शन ये है कि आप 50% शेयर खरीद लें, इसमें कोई इनकम टैक्स की इम्प्लीकेशन नहीं आती। तो मैं समझता हूँ कि ये लास्ट जो ऑप्शन है सेल का, ये टैक्स के हिसाब से और स्टैम्प ड्यूटी के हिसाब से शायद सबसे एफिशिएंट होगा। लेकिन ये तीनों ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप जरा इसको एग्जामिन करके आप डिसीजन ले लीजिए। लेकिन रजिस्टर्ड डीड मस्ट है, ये आपको किसी भी हालत में करना ही करना है। आगे बढ़ेंगे, अगले कॉलर है हमारे पास पुणे से निशांत कुमार साहब ने फोन किया। निशांत, पूछिए अपना सवाल। हेलो सर, मैं निशांत बोल रहा हूँ। मेरा एक क्वेश्चन था। मैंने 6 साल पहले ये पुणे के वारजे एरिया में एक 2 बेडरूम खरीदा था, जो अभी मैं बेचना चाहता हूँ। तो जो मेरी जो डील हुई थी दिसंबर में, वो मैं अभी जनवरी में रजिस्टर करने का सोच रहा था। बट जो अभी जनवरी से जो नए सर्कल रेट्स आए हैं वो मेरी डील प्राइस से अभी एक्सीड कर रहा है। तो मेरे 2 क्वेश्चन थे कि क्या मैं वो रेडी रेकनर के नीचे डील रजिस्टर कर सकता हूँ, और दूसरा अगर मैं करता हूँ तो मेरे लिए इनकम टैक्स और लीगल की किन बातों का मुझे ख्याल रखना पड़ेगा? बहुत ही अच्छे सवाल है निशांत। यहाँ पर आपके दोनों अच्छे कि अगर रेडी रेकनर का रेट बदल गया और आपकी डील उससे नीचे की तो इज इट पॉसिबल, क्या कानूनी तौर पे ये सही है, और अगर है तो उसके क्या इम्प्लीकेशंस बनते हैं? विनय जी, क्या इनके लिए सलाह? निशांत जी, बिल्कुल आप सर्कल रेट्स के से कम रेट में रजिस्टर कर सकते हैं, इसमें लीगली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें दोनों इम्प्लीकेशंस हैं, स्टैम्प ड्यूटी के भी हैं और इनकम टैक्स के भी है। आपको मैं वो बता देता हूँ क्या है
जहां तक स्टैंप ड्यूटी का सवाल है, स्टैंप ड्यूटी सर्कल रेट्स पे ही कैलकुलेट होगी मिनिमम। तो अगर आपका एग्रीमेंट वैल्यू सर्कल रेट से कम है, आप स्टैंप ड्यूटी सर्कल रेट्स पे भरेंगे। तो पहला इम्प्लीकेशन ये हो गया। दूसरा इम्प्लीकेशन जो इनकम टैक्स का इम्प्लीकेशन है, जो सेल प्राइस होता है, वो सेल प्राइस मिनिमम सेल प्राइस जो है वो आपका सर्कल रेट के हिसाब से जो वैल्यूएशन निकलती है वो गिना जाता है। तो आपकी एग्रीमेंट अगर कम रेट में बनती है, फिर भी जो सर्कल रेट्स के हिसाब से वैल्यूएशन आई है वो आपका सेल प्राइस गिना जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास पैसे कम आए हाथ में, लेकिन आपका सेल प्राइस थोड़ा हायर गिना जाता है। फिर भी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप अगर उसको सारी रकम री इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो हो सकता है कि फिर भी आपके ऊपर इनकम टैक्स की इम्प्लीकेशन नहीं आए। लेकिन ये मैं आपको अभी नहीं बता पाऊंगा, अगर फिगर्स होते सामने तो शायद मैं बता पाता आपको। आगे बढ़ेंगे। प्रवीण तिवारी साहब है हमारे साथ फोन लाइन पर, डोंबिवली से फोन किया है। प्रवीण जी, पूछिए अपना सवाल। फर्स्ट ऑफ ऑल विपिन जी, मैं सीएनडी से आवाज को कांग्रेचुलेशंस करना चाहता हूं। आप लोगों ने 8 साल कंप्लीट कर लिया है जी, धन्यवाद। सर जी, मेरा सवाल ये है कि मैंने कल्याण के नजदीक ग्राम पंचायत में एक फ्लैट लिया है। फ्लैट की टोटल साइज जो बिल्टअप साइज है वो 731 है। राइट। और मुझे जो कारपेट एरिया मिल रहा है वो सिर्फ 475 का है। ठीक है। मैंने बिल्डर से जब क्वेश्चन किया कि ये इतना कम क्यों, तो उन्होंने कहा कि ये 35% लोडिंग लगती है। देन मैं आर्किटेक्ट के पास गया जिन्होंने प्लान बनाया था, तो उन्होंने कहा कि ये सुपर बिल्टअप एरिया होता है जिसमें इतना चार्ज होता है। बट जहां तक कि मैंने जो बिल्डिंग देखी है, बिल्डिंग में सिर्फ और सिर्फ घर है, कोई इतनी बड़ी पार्किंग भी नहीं है, ना ही कोई गार्डन स्पेस अलॉटेड है, जस्ट एक ग्राउंड प्लस 3 की बिल्डिंग है। सो मैं खाली यही जानना चाहता हूँ कि ये इतनी ज्यादा जो ये लोग कटौती कर रहे हैं, दैट डिडक्टिंग अराउंड 35%, तो क्या ये जायज है, सही है? जी जरूर। तो यहाँ पर बिल्टअप एरिया, लोडिंग और आपको कितना कारपेट मिल रहा है, इसका सवाल है। अब यहाँ पर विनय जी कई बार ऐसे सवालात आते हैं, तो अब इसका कोई एक फिक्स क्राइटेरिया तो हमने आज तक नहीं देखा है जहां से आप इस चीज को कैलकुलेट कर पाए, लेकिन फिर भी इसमें वाजिब चीज क्या होगी? वाजिब चीज है कि बिल्डर को कारपेट पे बेचना चाहिए। हमारा जो कानून है, महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट्स एक्ट, वो भी यही कहता है। सेक्शन 32N के तहत बिल्डर जब फ्लैट बेचता है तो उसे कारपेट एरिया पे कोटेशन देना चाहिए। लेकिन रियलिटी ये है कि जब आप फ्लैट लेने जाते हैं तो बिल्डर आपको अलग अलग चीजें बताता है। कभी उसे सुपर बिल्टअप कहेगा, कभी सेलेबल एरिया कहेगा, कभी कुछ और कहेगा। आप मुंबई शहर में देख लें तो जो लोडिंग होती है करीबन 60 से लेके 100% तक लोडिंग करते हैं बिल्डर। इसमें भी कोई फिक्स नहीं है, बिल्डर अपने हिसाब से करता है। तो आपको कोई अंदाजा ही नहीं होगा जब तक आप मेजर नहीं करेंगे कि आपका एक्चुअल कारपेट एरिया क्या है। कानून कहता है कि उनको कारपेट एरिया पे बेचना है, तो आप इस चीज पे इंसिस्ट कर सकते हैं। ज्यादातर आप देखेंगे तो जब फाइनल एग्रीमेंट बनती है तो बिल्डर उसमें कारपेट एरिया ही लिखता है, लेकिन जब आप खरीदने जाते हैं, आपको कोटेशन देने के वक्त वो आपको सुपर बिल्टअप या सेलेबल कहता है। तो आप चैलेंज कर सकते हैं अगर वो आपको बिल्टअप एरिया पे बेचने की कोशिश कर रहा है तो। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, जहां पर हम दे रहे हैं आपके लीगल सवालों के जवाब, और हमारे साथ बने हुए हैं लीगल एक्सपर्ट विनय सिंह। तो आइए विनय जी के साथ सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अगले कॉलर हमारे पास आ रहे हैं दिल्ली से सुनील कुमार साहब। सुनील जी पूछिए अपना सवाल। नमस्ते विनय जी। नमस्ते विनय जी, मैंने 2011 में एक फ्लैट बागोली में, पुणे बागोली में एक फ्लैट लिया था। इस वक्त फ्लैट लिया था मैंने कारपेट इसके लिए कवर्ड पार्किंग के लिए मैंने बुकिंग किया था, और एज पर प्लान उनका बिल्डिंग बना नहीं। तो अभी उन्होंने मुझे कवर्ड पार्किंग बिल्डिंग के नीचे नहीं दे के वो बिल्डिंग के बाहर टीन सेट पे दे रहे हैं पार्किंग। ठीक है। और सेम चार्जेस पे। और मैंने बात भी किया बिल्डर से, तो बिल्डर बोलते कि नहीं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर बेसिस पे हमने पार्किंग अलॉट कर दी, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या एक्शन ले सकता हूं बिल्डर के अगेंस्ट। सुनील जी, आप क्या चाहते हैं? आप कॉम्पेंसेशन चाहते हैं, आप पार्किंग चाहते हैं? मैं पार्किंग चाहता हूँ। ठीक है, तो आपके पास कुछ भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हाथ लगते हैं, एग्रीमेंट हो या ब्रोशर हो या कोई कम्युनिकेशन हो, जिससे ये साबित हो सके कि बिल्डर का ओरिजिनल प्लान ऐसा था
और बिल्डर ने आपको ये प्रॉमिस किया था कि वो कवर्ड पार्किंग देगा, तो आपका केस अपने आप बन जाता है। भले एग्रीमेंट में नहीं भी हो, अगर एक ब्रोशर तक मिल गया आपको तो भी काफी है, क्योंकि एक बार बिल्डर ने कुछ लेआउट प्रॉमिस किया हुआ है और उससे वो डिविएट करता है तो आपका केस अपने आप बन जाता है। तो मैं समझता हूँ आप पहले ये प्रूफ जमा करें, बिल्डर को अप्रोच करें कि आप प्लीज मुझे पार्किंग जो है मेरी कवर्ड पार्किंग वो दीजिए, पैसे आप ले चुके हैं। और अगर वो नहीं मानता है तो कंज्यूमर फोरम के में आपका मैं समझता हूँ केस बहुत अच्छा है। बट रही बात यह है कि एज पर एग्जिस्टिंग प्लान आपको पार्किंग मिलेगी या कॉम्पेंसेशन मिलेगी वो मैं नहीं कह सकता, वो तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा। राइट। और क्या इनके एग्रीमेंट पे भी कुछ डिपेंड करता है? जरूरी नहीं है, क्योंकि पैसे दे चुके हैं। अगर एक ब्रोशर भी मिल गया उनको जहां ये साबित कर सके कि हाँ जी ये प्लान था इतनी पार्किंग देने का और बिल्डर ने हमें प्लान किया था, तो काफी है। राइट। चलिए अब लेंगे एक ईमेल जो आया समीर काले साहब की तरफ से। पूछते हैं कि 2012 में पुणे में एक फ्लैट लिया है उन्होंने और उन्हें ये फ्लैट अब ये बेचना है, लेकिन बिल्डर ब्लूप्रिंट देने के लिए तैयार नहीं है। क्या ब्लूप्रिंट के बगैर फ्लैट को बेचने में कोई दिक्कत हो सकती है? बिल्डर से ब्लूप्रिंट अगर हासिल ही करना हो तो उसका फिर क्या तरीका होगा? ये मुश्किल है कहना। कोई कोई बैंक जब लोन देते हैं तो जरूर वो आपके पास ऑफिशियल प्लान की कॉपी मांगते हैं, ओसी वगैरह मांगते हैं, ये अंदाजा लगाने के लिए कि फ्लैट वाकई में जो कंस्ट्रक्शन है लीगल है कि नहीं। तो हाँ, ये हो सकता है कि आपके सेल में दिक्कत आए। अगर बिल्डर कोऑपरेट नहीं करता है तो आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्डर के पास जाइए ही नहीं। आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाइए या जो भी आपकी प्लान सैंक्शनिंग अथॉरिटी थी उनको अप्रोच करें। आप आरटीआई में एप्लीकेशन करें कि हमें ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको जरूरी हैं, जैसे कि आपका अप्रूव प्लान है और आपका ओसी है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट वगैरह है, आप सबके लिए एक साथ अप्लाई करें। जो डिपार्टमेंट है उसे 30 दिन में आपको सर्टिफाइड कॉपीज देनी ही है, कोई सवाल ही नहीं है। तो ये भी हो सकता है आपको 10-15 दिन में मिल जाए, लेकिन मैक्सिमम पीरियड 30 डेज का है। तो मैं समझता हूँ आप बिल्डर को अप्रोच ही ना करें, सीधा आप जाके आरटीआई में एप्लीकेशन डालें। और इसी के साथ अब हम लीगल सवाल जवाब का ये सिलसिला यहीं खत्म करेंगे। विनय जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब